नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए क्रिश कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग में भारतीय जनता पार्टी की उस मशीनरी या यूँ कहिए उस विंग की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसके सहारे वो न सिर्फ केंद्र सरकार में लगातार तीसरी बार आई है बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना आधार लगातार बढ़ाती जा रही है। जी हाँ, मैं चुनाव आयोग के संबंध में बातचीत कर रहा हूँ। वो चुनाव आयोग जिसकी प्रतिष्ठा दिनों दिन अब धूमिल होती जा रही है। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त चुना, सभी लोगों ने देखा। वो ज्ञानेश कुमार जिनसे किसी तरह की आशा नहीं थी, वो आशा भी सभी देशवासियों की सही साबित हुई। आशंका भी सही साबित हुई कि ज्ञानेश कुमार भी राजनीतिक दलों को न सिर्फ उनकी शिकायतों पर ध्यान देंगे और न ही कोई इस संबंध में जवाब देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है, या यूँ कहिए कि वो शर्मसार होने को विवश हुए हैं, ने यह साबित कर दिया है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी नए राज्यों में जिनमें कि उनका आधार तक नहीं है, उनमें किस प्रकार जीतती चली। हाल ही में यूपी में 10 सीटों में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने कुदरती मीरापुर और अन्य ऐसी जगह तमाम सीटें जीत ली जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी का खास कोई आधार नहीं था। उसका कारण आखिर क्या था? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस खेल को और भारतीय जनता पार्टी की उस हथियार को हौथरा करने की कोशिश की। उन्होंने जिस प्रकार ये आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आज के वोटर फर्जी तौर पर बनाए जा रहे हैं और वो वोटर अब पश्चिम बंगाल में वोट डालने आएंगे जिन्होंने पहले हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में वोट किया, अब वो पश्चिम बंगाल में वोट करने आने वाले। जिस तरह का उन्होंने उदाहरण पेश किया और कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट शेयर की, जिससे कि चुनाव आयोग को ना तो जवाब देते बन रहा और ना ही वो इस संबंध में कुछ कहने की स्थिति। हालांकि जिस बेशर्मी से ज्ञानेश कुमार ने ये कहा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर मतदाता का एक नंबर होता है, एपिक नंबर जिसे कहते हैं। वो एक नंबर ऐसा होता है कि अगर वो नंबर आपके पास है तो वो किसी को दूसरे को नहीं दिया जा सकता। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा के सुमन पत्नी रामपाल को हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में शामिल पाया और उनकी उम्र भी 34 वर्ष दिखाई गई, वो सब सेम, और यहाँ तक कि उनका एपिक नंबर भी एक सा पाया। ये
और इसी प्रकार ममता बनर्जी ने जो सबूतों के सहित आरोप लगाए हैं, जिसमें कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाता के एपिक नंबर के सरदाशी गुजरात के जिग्नेश मकवाना का एपिक नंबर समान पाया गया है। यानी कि जो अहमदाबाद के रहने वाले मकवाना जी हैं, वो पश्चिम बंगाल में वोट डाल सकते हैं। पहले हम लोगों को केवल शक होता था और विपक्ष के आरोप ये लगते थे कि आखिर ये ज़मीन पर काम न करके अपनी हार को आरोपों के सहारे ढकना चाहते। लेकिन इस तरह के जो सबूत आ रही वो दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर और कोंडार की मीरापुर जैसी सीटों को किस योजना के तहत जीता होगा। जब कुंदरकी में आप लोगों ने देखा किस प्रकार जो वहाँ के वोटर थे उनके मत काटे गए और उनको मत को काटकर अन्य जगह के मतदाता, अन्य प्रदेशों के वो उस मतदाता सूची में जोड़े गए। रहा सा काम स्थानीय पुलिस ने किया, जिन्होंने कि एक वर्ग विशेष के वोटों को मतदान केंद्र तक नहीं आने दिया गया और उनकी जगह चूँकि एपिक नंबर समान था, अन्य प्रदेशों के मतदाताओं ने जमकर वहाँ वोटिंग की और परिणाम भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई। हरियाणा में भी इस तरह का खेल हुआ, लेकिन जब तक कांग्रेस इस बात को समझ पाती तब तक सत्ता उसके हाथ से निकली। महाराष्ट्र में भी गठबंधन के तहत सिरफटौल की स्थिति रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन जब तक समझी तब तक भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वहाँ कब्जा कर लिया। अब बिहार में चुनाव है, लेकिन धन है वहाँ चूँकि नीतीश कुमार हैं तो वो उन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के एनडीए में ही रहेंगे। वो मजबूती से अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़कर वो बिहार की गद्दी फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि कुछ भी हो उन पर असर नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो कि वहाँ के राष्ट्रीय जनता दल तो वहाँ मुख्य धारा की पार्टी है, उसका मजबूत आधार है, लेकिन जिस प्रकार अगर इस तरह की घटनाएं वहाँ भी होंगी, हेर फेर मतदाता सूचियों में होगा, तो न सिर्फ बिहार का भी परिणाम वही निकलेगा जो भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग चाहेगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी, ज्ञानेश कुमार ने हालांकि एक बड़ी बैठक बुलाई जो कि पहली बार संभवतः हुई होगी कम से कम 10-12 सालों से, तो मैंने नहीं देखी कि इस तरह की कोई बैठक बुलाई गई जिसमें कि बीएलओ और यहाँ तक कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी आदि भी बुलाए गए थे और उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि वो राजनीतिक दलों के संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। ये पहली बार हुआ है, लेकिन जिस तरह का जवाब ज्ञानेश कुमार ने सेम एपिक नंबर को लेकर दिया है, वो दर्शाने को काफ़ी है कि उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये नंबर सेम कैसे हो सकते हैं, जबकि उन्होंने ये कहा है कि एपिक नंबर के सेम होने से ये न माना जाए
कि कोई मतदाता फर्जी हो सकता है। उनका बात ये सही हो, क्योंकि आखिर वो हरियाणा में वोट डालता है, वही मतदाता गुजरात में वोट डालता है, तो वो मतदाता फर्जी कैसे हो सकता है। लेकिन जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रहे, सबूतों के साथ कांग्रेस लगा रही है, यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि न सिर्फ आयोग उसके बात का जवाब दे, बल्कि राजनीतिक दल भी उस बात को लेकर सचेत रहें, क्योंकि एक बार मतदाता सूची जारी होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सबूतों के साथ शिकायतें रखी थी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, और परिणाम सामने है कि गुजरात हरियाणा के वोटरों ने दिल्ली में मत डाल के यहाँ के उन वोटरों के वोट काटे गए जो कि अरसे से यहाँ रह रहे थे। अगर राजनीतिक दल केवल आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे और ज़मीन पर उतर के कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर से चाहे बिहार हो या बंगाल हो, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी उसी तरह के परिणाम आएंगे जैसे कि परिणाम की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधीश करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के सहारे किस प्रकार से ये बात की जाएगी, ये सभी लोग देखेंगे। देखना ये है कि राजनीतिक दल सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों में ही उलझे रहेंगे या वास्तव में वो अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर उतार के मतदाता सूची को संभलवाने का काम करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।